श्रेणी के गुणधर्मों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे के सारे कैरेक्टर्स के लिए। सारे डी ग्लोब तत्वों की चारों श्रेणियों की बात की जाए तो डी ग्लोब तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा n-1 d 1 to 10 n-s 1 to S में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, डी में मिनिमम 1 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और केवल बात की जाए 3D श्रेणी तत्वों की, 3D श्रेणी तत्वों में कोष संख्या फिक्स हो जाएगी। इस n-1 की वैल्यू 3D श्रेणी के लिए लिखेंगे 3D, आगे इलेक्ट्रॉन 1 to 10, इस n की वैल्यू होगी 4s और इलेक्ट्रॉन 1 2। तो ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3D श्रेणी के तत्वों का। यानी 3D श्रेणी में न्यूनतम 3D में 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन है, उत्कृष्ट गैस है, प्रिय गैस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस टाइप से ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक्चुअल में 21 परमाणु क्रमांक से जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 18 परमाणु क्रमांक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका यूज में लिया जा सकता है, सेम टू सेम आर्गन जैसा विन्यास यूज लिया जा सकता है। आगे चलते हम 3D श्रेणी और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखने के लिए हमने एक टेबल बनाई है। सबसे पहले 3D श्रेणी के तत्वों के प्रतीक नाम, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कोष का, उस विन्यास के आधार पर हम कक्षक आरेख बनाएंगे। कक्षक आरेख बनेगा तो उससे हमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखाई देगी। 3D श्रेणी के तत्व हो गए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब देखिएगा आगे हम इन सभी तत्वों की संयोजकता कक्षा, संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले चलते हैं स्कैंडियम पे, परमाणु क्रमांक 21, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 21। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा AR मींस 18 इलेक्ट्रॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम टू सेम हो गया, उत्कृष्ट अक्रिय गैस आर्गन के समान। 18 के बाद 21 तक 3 इलेक्ट्रॉन आए, उन 3 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा गया, 19 और 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन भरा गया 4s में, और 21वें नंबर का इलेक्ट्रॉन भरा गया 3d में। तो स्कैंडियम की संयोजकता कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 3d1 4s2। अब इससे आगे हम चलेंगे तो जैसे रेगुलर एक परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और आने वाले उस इलेक्ट्रॉन को रेगुलरली हम 3D कक्षक में भरते जाएंगे। जैसे जैसे इकाई परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को हम रेगुलरली 3D कक्षक में भरते जाएंगे। ये जो रेगुलरिटी है 3D में बढ़ने की, दो जगह डिस्टर्ब होगी। पहली जगह है Cr क्रोमियम और दूसरी जगह है कॉपर। देखते हैं दोनों में कैसे डिस्टर्ब होगी। रेगुलर चलते हैं, 21 क्रमांक से 22 पे गए, एक इलेक्ट्रॉन और आया, तो इसका विन्यास क्या लिखेंगे 3d2 4s2। रेगुलर एक एक को बढ़ाते जाओ। वैनेडियम एक और बढ़ा, तो ये क्या हो गया विन्यास 3d3 4s2। यहाँ पे क्रोमियम में क्या होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3d5 और 4s1। अर्धपूरित व्यवस्था विन्यास मिल गया इसको। आगे चलते हैं Mn पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 4s की जगह खाली होगी इलेक्ट्रॉन की, तो एक इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो ये नेक्स्ट का विन्यास Mn का 3d5 4s2। नेक्स्ट आगे रेगुलर बढ़ाते जाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन 3d5 से हो जाएगा ये 3d6 4s2। नेक्स्ट 3d7 4s2। नेक्स्ट 3d8 4s2। नेक्स्ट इसमें फिर से डिस्टर्ब होगा, होना तो क्या चाहिए 3d9 4s2 नियमों के अनुसार, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ से एक s इलेक्ट्रॉन निकल के d में आएगा, तो d
का विन्यास हो जाएगा पूर्ण पूरित 3d10 और s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 4s1 कॉपर के लिए, और सबसे लास्ट में जिंक में 3d10 4s हो जाएगा विन्यास। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा मानना है, एक तो Cr का और दूसरा Cu का। डिटेल देखते हैं, इसका रीजन देखते हैं, कारण देखते हैं क्यों आया। असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व और उनका कारण कौन कौन हो गए? असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व 24 Cr, क्या विन्यास है इसका? 3d5 4s1, और दूसरा तत्व है 29 Cu कॉपर, इसका असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1। रीजन देखते हैं इन दोनों का असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। फर्स्ट रीजन दिया जाएगा कि एक्चुअल में Cr का ये जो 3d उपकोष है आधा भरा हुआ है, तो कौन सा उपकोष कहलाएगा? ये अर्धपूरित डी उपकोष। कॉपर का डी उपकोष पूरा भरा हुआ है, इसको हम कहेंगे पूर्ण पूरित डी उपकोष। हमेशा अर्धपूरित डी उपकोष और पूर्ण पूरित डी उपकोष का स्थायित्व अधिक होता है, ऐसे विन्यास का स्थायित्व अधिक होता है। तो ये इसका फर्स्ट रीजन हो गया कि Cr के अर्धपूरित व Cu के पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व उच्च होने के कारण और सेकेंड रीजन हो जाएगा 3d और 4s कोष का ऊर्जांतर अल्प होने के कारण। 3d व 4s का ऊर्जा अंतर अल्प होने के कारण इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप का असामान्य आ गया, अर्धपूरित और ये पूर्णपूरित। नेक्स्ट वापस से बैक चलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ा, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हम कक्षक आरेख बनाएंगे। सेम कक्षक आरेख बनाया कैसे जाएगा? एक्चुअल में कक्षक आरेख में हमें किसी भी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉन्स को हुंड और पाउली के रूल्स के अकॉर्डिंग बढ़ना होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है हुंड और पाउली का नियम। हुंड तो कहता है कि सबसे पहले समान ऊर्जा के कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। पाउली कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद एक कक्षक में जो आप डबल इलेक्ट्रॉन भरते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, उन दोनों का चक्रण विपरीत होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, कक्षक आरेख बनाते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन आपने भर दिया। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये पहला इलेक्ट्रॉन और पाउली के अकॉर्डिंग दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो जाएगा। ये स्कैंडियम का कक्षक आरेख हो गया, जो कह रहा है कि इसमें कितने डी इलेक्ट्रॉन है युग्मित है? 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आगे चलते हैं टाइटेनियम में। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहले कक्षक में 1 भरा, दूसरे में 1 भरा, तो D2। आगे 4s में ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे। वेनेडियम में 3d3, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 और 3। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे अपोजिट चक्रण के। Cr में 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 2 3 4 5, और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। नेक्स्ट Mn के डी में 5, एक एक करके 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और इसके 4s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए विपरीत चक्रण के। आगे आयरन में चलते हैं। आयरन के डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो अब क्या करेंगे हम? पहले तो 5 डी इलेक्ट्रॉन भरेंगे एक एक करके,
और इसके बाद पाउली के अकॉर्डिंग फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो क्या करेंगे, एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डबल कर देंगे। तो ये डबल कर दिया, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर दिया। यहाँ पे ये हो गए युग्मित इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कोबाल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे, 6 नंबर और 7 नंबर का युग्मन कर दिया और इसके s के 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित करके भर दिए। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं 28 क्रमांक निकल। निकल के डी में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा, 1 2 3 4 5, फिर 6 नंबर 7 और 8 नंबर का कर दिया युग्मन। आगे इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। शायद लाइट डाउन होगी। इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉपर फुलफिल है, डी उपकोष कक्षक D10 है तो इसके डी में ये 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 7 8 9 और 10 सभी युग्मित हो गए। इसके 4s में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, सबसे लास्ट में DB10 कंप्लीट और SB2 कंप्लीट है तो इसको कंप्लीट भर दिया गया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल या अयुग्मित नहीं बचा। इस कक्षक आरेख व्यवस्था से हम 3D श्रेणी के तत्वों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या की कैलकुलेशन गणना करेंगे। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित माना जाएगा और एक कक्षक में डबल इलेक्ट्रॉन है तो उनको कहा जाएगा युग्मित इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए स्कैंडियम में एक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 2 अयुग्मित, वेनेडियम 3 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन प्लस ये एक s इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया अयुग्मित, मैग्नीशियम 5 अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आयरन, यहाँ से अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का युग्मन स्टार्ट हो गया। तो आयरन में कितने अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन 4, कोबाल्ट 3, निकिल 2, कॉपर 0 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन s इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित है और Zn में 0 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको पता चला है कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक यहाँ तक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि हुई है। ध्यान रखना ये मैग्नीज से आगे रेगुलर अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी होती है। तो स्कैंडियम से 1 से स्टार्ट हुए हम, जो अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन Mn पर जाकर 5 हो गए और Mn के बाद में आगे Zn तक इनमें कमी होगी। ओके क्लियर। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं 3D श्रेणी के तत्वों का पहला बेसिक कैरेक्टर परमाणु आकार, आयनिक एवं परमाणविक त्रिज्या। सभी विद्यार्थियों को जय श्री श्याम, आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में वेलकम। आज हम D&A ब्लॉक में 3D श्रेणी का फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ेंगे, परमाणु आकार, परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या। परमाणु आकार, और ये आकार डिसाइड किया जाता है किसी भी परमाणु की त्रिज्या से, परमाणविक त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या से। देखते हैं परमाणविक और आयनिक त्रिज्या कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपके पास ये किसी परमाणु या आयन का नाभिक है,
उसके बाहर कुछ वृत्ताकार कक्षाएं हैं। सबसे बाहर की कक्षा को कहा जाएगा संयोजकता कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। इस परमाणु या आयन में नाभिक और संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ये वाली दूरी, इस दूरी को कहा जाएगा परमाणविक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या। ये हो गई आपकी परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्या, जिससे हम किसी परमाणु का आकार डिसाइड कर सकते हैं, परमाणु आयन आकार का निर्धारण कर सकें। तो इस टाइप से डेफिनेशन क्या दे सकते हैं त्रिज्या के लिए? किसी भी परमाणु या आयन के नाभिक और संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी को उस परमाणु की परमाणविक त्रिज्या या उस आयन की आयनिक त्रिज्या कह सकते हैं। राइट डाउन करते हैं डेफिनेशन। किसी परमाणु कोमा आयन के नाभिक व संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी परमाणविक या आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी परमाणु की त्रिज्या या उसकी साइज को अफेक्ट करने वाले 3 कारक महत्वपूर्ण हैं, और ये तीनों कारक आपके आगे भी चल के दोबारा से काम आएंगे। देखते हैं वो 3 कारक जो इस परमाणु की साइज को कम ज्यादा कर सकेंगे। इसके लिए हम फिर से एटम का डायग्राम बनाते हैं। परमाणु, ये नाभिक, वृत्ताकार कक्षाएं, ये वृत्ताकार कक्षा में है। सबसे बाहर की वृत्ताकार कक्षा संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अंदर की कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब इस परमाणु में संयोजकता कक्षा इलेक्ट्रॉन पर 2 टाइप के बल काम करते हैं। दोनों बलों की दिशा होती है विपरीत। देखिए, इस संयोजकता कोष में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इस इलेक्ट्रॉन को परमाणु का नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा। परमाणु का नाभिक इस संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन को जिस बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इस आकर्षण बल को कहा जाएगा नाभिकीय आकर्षण बल, जिसको Z से प्रदर्शित करेंगे। इसी संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर बचे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन और अंदर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। उस प्रतिकर्षण बल की वजह से संयोजकता कक्षा का ये इलेक्ट्रॉन और कक्षा बाहर की ओर जाएगी, बाहर की ओर प्रतिकर्षित होगी। इस बल को कहा जाएगा परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा। एक्चुअल में परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट है क्या? इन इलेक्ट्रॉन्स ने संयोजकता कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर प्रतिकर्षित करके इस नाभिक के आकर्षण बल से बचा लिया, यानी इसकी नाभिक के आकर्षण बल से रक्षा कर ली। तो इसलिए इस इफेक्ट को परिरक्षण प्रभाव या सिग्मा कहा जाएगा। ये सब साइज को प्रभावित करेंगे। ये पहला कारक हो गया, ये दूसरा कारक हो गया। ये नेक्स्ट है कोष संख्या 1, कोष संख्या 2, कोष संख्या, ये 3 कारक हो गए।
आप इस फिगर को, इस स्ट्रक्चर को माइंड में एक इमेज की तरह, फोटो की तरह हमेशा कैप्चर करके रखें। जब भी परमाणु आकार की बात आती है तो आपके माइंड में तुरंत ये पिक, ये स्ट्रक्चर क्लिक होनी चाहिए कि कौन से 3 फैक्टर हैं, क्या डिजाइन है। उससे आप तुरंत विद इन 1 सेकेंड बता सकोगे कि कौन से फैक्टर के साथ साइज घटेगी बढ़ेगी। एक बार चेक कीजिए यहाँ पे, यदि किसी परमाणु में नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, बढ़ेगा तो साइज में क्या चेंज आएगा? साइज में कमी होगी। नेक्स्ट नंबर 2 पे चलते हैं। किसी परमाणु में ये परिरक्षण प्रभाव बाहर की ओर लग रहा है, इसमें वृद्धि हो तो कक्षा कहाँ जाएगी? बाहर की ओर, यानी साइज में या त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ा तो त्रिज्या घटी, परिरक्षण प्रभाव बढ़ा तो त्रिज्या बढ़ी। और नंबर 3 कोस संख्या, एक कोस है तो दूरी कम रहेगी तो त्रिज्या कम, 2 कोस है दूरी ज्यादा हो गई, त्रिज्या और ज्यादा हो गई, 3 कोस होंगे दूरी और अधिक होगी, त्रिज्या और ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तीसरा फैक्टर है कोस संख्या, ये कैसे इफेक्ट करेगा? इसमें वृद्धि होगी तो त्रिज्या में भी वृद्धि होगी। तो कुल मिला के ये तीनों कारक त्रिज्या को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? नाभिकीय आकर्षण बल तो जब भी बढ़ेगा वृद्धि के साथ त्रिज्या में करेगा कमी, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा बाहर की ओर, ये बल बढ़ता है, ये बढ़ेगा तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसकी वृद्धि के साथ त्रिज्या में वृद्धि होगी। ये 3 कारक हो गए। तो इसको आप एक फोटोजेनिक मेमोरी के रूप में हमेशा याद रखें, बड़े काम की चीज है, बार बार काम में आएगी। जब भी परमाणु आकार आपको डिसाइड करना हो तो तुरंत आपके माइंड में ये इमेज क्लिक होनी चाहिए। आप तुरंत बता सकोगे कि परमाणु आकार इन कारकों के साथ किस टाइप से चेंज होगा। इसको अभी अप्लाई करेंगे हम 3D सीरीज के परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में। देखते हैं, अब चलते हैं 3D सीरीज पे। ये जो 3D श्रेणी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक यहाँ है 21 और सबसे लास्ट में है 30। इस सीरीज में यदि हम स्कैंडियम से दाईं ओर Zn तक जाते हैं तो परमाणु आकार में चेंज होता है, लेकिन उस चेंज की वैल्यू कम होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैंडियम से Zn तक परमाणविक आकार में परिवर्तन। अब हमें यहाँ पे देखना ये है कि इस सीरीज में बाएं से दाएं चेंज कौन कौन सा होता है। देखना, इस सीरीज में यदि हम स्कैंडियम से Mn तक जाते हैं तो परमाणु आकार में, साइज में कमी होती है। यहां से यहां तक परमाणु आकार में कमी होगी। परमाणु आकार में कमी का रीजन क्या दे सकते हैं हम? वापस से बैक आओ, ये 2 फैक्टर हैं, इन दोनों को अप्लाई करो कि कौन से की वैल्यू में वृद्धि हो, किसकी वैल्यू में कमी हो, किसका मान कम ज्यादा हो, जिससे ये साइज घट जाए। तो देखना, यदि नाभिकीय आकर्षण बल तो बढ़े और जो परिरक्षण प्रभाव है, बाहर वाला प्रभाव, उसमें कमी हो तो दोनों ही स्थितियों में आकार में क्या हो जाएगी? कमी। तो आकार कमी का आप रीजन क्या दे सकते हैं? नाभिकीय आकर्षण बल ज्यादा और परिरक्षण प्रभाव कम। तो इसका रीजन हो गया आकार कमी का, यहाँ पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान ज्यादा और परिरक्षण प्रभाव का मान कम होता है। उस वजह से स्कैंडियम से Mn तक आकार में कमी हो जाएगी। आगे चलते हैं, Mn के आगे FeCO और Ni, इन तीनों का परमाणु आकार लगभग स्थिर रहेगा, नो चेंज। चेंज होगा स्लाइड, थोड़ा सा लिटिल चेंज हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इनका परमाणु आकार लगभग स्थिर, आकार लगभग स्थिर है इन तीनों तत्वों के लिए। तो रीजन क्या देंगे, इसका कारण क्या देंगे? आकार स्थिर, आकार में कोई चेंज नहीं हो रहा। मींस जितना नाभिकीय आकर्षण बल है
उतना ही कौन सा प्रभाव लग रहा है अपोजिट साइड में, परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इस वजह से आकार में नो चेंज है। तो इसका कारण नाभिकीय आकर्षण बल और परिरक्षण प्रभाव सेंडिंग इफेक्ट का मान इन दोनों के लिए इक्वल है। और सबसे लास्ट में चलते हैं निकेल के आगे, कॉपर और जेडाइन पे जाएंगे तो फिर से परमाणु आकार में वृद्धि होगी। तो यहाँ लास्ट में जाके आकार में हुई वृद्धि, इसका रीजन क्या है कि आकार कब बढ़ेगा, जब ये नाभिकीय आकर्षण बल ये तो हो जाए कम और ये जो परिरक्षण प्रभाव है ये हो जाए ज्यादा। ये ज्यादा होगा तो आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया, नाभिकीय आकर्षण बल कम हो गया, इस वजह से लास्ट में जाके आकार बढ़ गया। तो ये आपके परमाणु आकार का क्रम हो गया 3D सीरीज के लिए। तीन टाइप के चेंज हुए, सबसे पहले आकार में कमी हुई, फिर आकार स्थिर रहा और फिर वृद्धि हो गई, और तीनों के यहाँ पे साथ में रीजन हो गए। ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, वैसे ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी चैप्टर में आगे जाके आपको फिर से मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं। यदि बात करें हम 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी की, 3D श्रेणी का स्टार्टिंग एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह। 4D श्रेणी में इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम और आगे एलिमेंट। 5D श्रेणी में लेंथेनम, हैफ्नियम, टेंटेलम। देखना, यदि इन श्रेणियों में हम आपस में आकार की तुलना करें, 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग के संगत, तो कोष संख्या में वृद्धि के कारण आकार बढ़ता है। जब कोष संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। तो 3D से 4D श्रेणी में जाने पर परमाणु आकार में हमेशा वृद्धि होती है। और इस वृद्धि का रीजन क्या दे सकते हैं हम? इसका रीजन दिया जाएगा कि कोष संख्या में वृद्धि होगी। आगे चलते हैं 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में, तो यहाँ पर भी सेम चेंज होना चाहिए कि 4D से 5D में जाएं तो भी आकार में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होने की बजाय 4D से 5D में जाने पर परमाणु आकार लगभग समान हो जाता है। ये खाली एक जगह अप्लाई नहीं होता है, ये क्रम यहाँ पे क्रम ये रहेगा। इसके बाद लेंथेनम के बाद जो तत्व आएंगे, इन तत्वों के लिए परमाणु आकार 4D श्रेणी के लगभग इक्वल रहेगा। और इक्वल रहने का कारण क्या देंगे यहाँ पे? इसका रीजन क्या देंगे? इसका रीजन क्या है कि 5D श्रेणी में HF से लेके 80 Hg तक के जो तत्व हैं, उन सभी तत्वों पे यहाँ का लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव लगता है। और इस जगह के लेंथेनाइड संकुचन प्रभाव के कारण इससे आगे के जितने भी तत्व हैं, सभी की त्रिज्या थोड़ी उम्मीद से कम हो जाएगी और उम्मीद से कम होके 4D श्रेणी तत्वों के लगभग इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं इनके सेकंड कैरेक्टर पे।